आज एक टॉफी भी आप खा रहे हैं और उसका छिलका फेंक देते हैं तो वो कचरा बढ़ा रहा है। लेकिन आपको ये पता है, आपके दिमाग में ये आ गया, मैंने टॉफी खाई, उसका रैपर मैंने मेरी जेब में रख लिया, सड़क पे नहीं फेंकूंगा, गाड़ी से बाहर नहीं फेंकूंगा, मैं घर पहुंचूंगा या कहीं पे भी मैं कूड़ादान देखूंगा वहां पे उसको जेब से निकाल के फेंक दूंगा, तो भी आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई शख्सियत और फिर से नई जानकारी। आज एक ऐसी मल्टी पर्सनलिटी शख्सियत से मिलने वाले हैं जो बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, समाज सेवी भी हैं और अनेकों कार्य कर रहे हैं समाज के भलाई के लिए। मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर आलोक गुप्ता जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिल्कुल। सर, एक बिजनेसमैन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा तमगा होता है, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, बिकॉज देश की आधारशिला एक बिजनेसमैन होता है। कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन में, देश के डेवलपमेंट में एक बिजनेसमैन का, उद्योगपति का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ मेरा जो सवाल आपसे सर पहला है कि एक बिजनेस पर्सनालिटी बनने से पहले, जब आपने बिजनेस के लिए पहला कदम कहीं ना कहीं उठाया होगा, तो उस समय आपके माइंड में क्या विचार चल रहे थे, आपका परिवार का क्या सपोर्ट रहा, किस तरह से आपने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब मैं मेरे भविष्य पे जाता हूँ जी। कि भाई, जैसे आपने कहा बिजनेसमैन सक्सेसफुल इसलिए कहूंगा क्योंकि उतार चढ़ाव जिसने देख लिए वो सक्सेसफुल होता है। नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। ये सक्सेस की अपनी एक क्रम चालू हो जाता है और इस क्रमबद्ध तरीके से आपकी एक कहानी लिखी जाती है, जिसके लिए आप भी आए। जी। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी इस जर्नी को शेयर कर सकूं आपके द्वारा, आपके श्रोताओं को। बिजनेस करना, देखिए, मैं एक बहुत साधारण सी फैमिली से आता हूं। ऐसे तो हमारा परिवार दीवान परिवार कहलाता है, लेकिन मेरे जो फादर थे, ताऊ जी हैं, राइट, ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। फादर ने धीरे धीरे मुकाम हासिल करके गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर रहे। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट का हमेशा एक सपना रहता है कि उसका बेटा या बच्चा बड़ा होके वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट बने। क्या? तो आपको प्रेरणा ये कभी नहीं मिलती उस परिवार से कि आपको बिजनेस करना है या बिजनेस कैसे करना है। वो तो मतलब ही नहीं सर। तो ये सब आपको, मतलब एक फाइट अलग हो जाती है। फाइट अलग कैसे होती है कि आपको लगता है कि नहीं भाई, बाप दादाओं का है तो आप गए और गद्दी संभाल ली, जिसको कहते हैं कि साहब गद्दी में। लेकिन जब आपके बाप दादाओं ने ये रखा ही नहीं और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो एक बहुत टफ होता है। तब आपको ये पता नहीं होता मेरे को सही क्या है, गलत क्या है, या कैसे करना है। वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है साथ में। बहुत ज्यादा। मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी जब मैं 18 साल का था। क्या बात। मैं 17 साल की उम्र में, मतलब कि 12th पास आउट की मैंने। 18 साल में मैं धुलिया चला गया था, जहाँ घर वालों ने मेरे को भेजा कि इंजीनियरिंग करने जा वहीं। तो मोस्टली घर वालों का सपना उस समय यही हुआ करता है, इंजीनियर या डॉक्टर। बस आज भी वही है सबका। आप मैक्सिमम देखोगे सब स्टूडेंट्स को मैं यही देखता हूँ कि सब करना क्या है, दो फैकल्टी देनो, या तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट, इसके अलावा कुछ नहीं है किसी के लिए। तो 18 साल की उम्र में सबसे पहला कदम रखा बिजनेस में। तब तक यही नहीं पता था बिजनेस होता क्या है, लेकिन एक पैशन होता है बिजनेस के पीछे। पैशन क्या होता है कि हमें एक पॉकेट मनी या एक अलाउंस मिल रहा है घर वालों की तरफ से, जो बहुत एक सीमित होता है। लेकिन जो सपना होता है ना, बहुत बड़ा। सपना बहुत बड़ा होता है। और एक जो सपने के पीछे भाग रहा होता है, तो उसको बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो बिजनेस की शुरुआत कहां से हुई? सपना। आज भी आप कितने बड़े टाइकून्स देख लीजिए या किसी की भी बात करिए, ये सब बात करेंगे एक सपना, वो मेन है बस। और उसी के पीछे पूरी उथल पुथल चलती रहती है दिमाग के अंदर। देखिए, किसी एक बहुत बड़े ने कहा है, हमारे भारत के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके, उन्होंने भी यही कहा है कि सपना वो देखो जो तुम्हें सोने ना दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका यही कहना था कि सपना वो देखो जो तुम्हें सोने नहीं दे। तो आज की तारीख में बिजनेस की शुरुआत ही ये होती है कि आपको सोने ना दे।
क्योंकि जो आपकी कामना रहती है उसको अचीव करना है तो आपको पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, रास्ता चाहिए। ये सब एक बिजनेस सर है। यहाँ पे एक बात आपने कही, रात सोने ना दे, लेकिन आजकल की अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो उनको सोने ना दे कुछ और ही पॉइंट आता है उनका। मुझे लगता है कि वो बिजनेस करना तो चाहते हैं, वन शॉर्टकट रास्ते के माध्यम से बहुत कुछ अचीव भी करना चाहते हैं, बट सोने ना दे वो फीलिंग उनका अलग ही होता है, गुड फील। आई थिंक वो सब बिजनेस वाला सपना उनका नहीं होता। देखिए इसके अंदर क्या है कि आज की जनरेशन ने ये मल्टीप्लिकेशंस बहुत इजीली देखे हैं। हमने हमारे टाइम पे, जो मैं 18 की बात कर रहा हूँ, 18 की कर लूँ, जब मैं 18 साल का था तो मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ 1998, 99, 2000। उस टाइम पे हम करोड़ रुपए सुनते नहीं थे। सवाल क्या है। एक सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें करोड़ों सुनाई देते थे। अदरवाइज बिजनेस में कोई करोड़ों, उस ठीक है समय तो ये कितने था का, बस गिनी चुनी जो सैलरी है वो सरकार के माध्यम से मिल रही है वो ठीक है, लेकिन वो लाख की बात है वो भी बहुत बड़ी थी उस समय पे। एग्जैक्टली। तो आदमी का बिजनेस का सपना छोटा था और बिजनेस में उसको उस टाइम पे देता था परफेक्शन। व्यापारी का एक महत्व रहता था, बिजनेस कहो चाहे व्यापार कहो, उसका एक महत्व होता था अपने अंदर। महत्व ये था कि मेरे को ईमानदारी से सामान देना है, मेरे को मेरे ग्राहक को सबसे बढ़िया चीज देनी है, कम दाम में देनी है और सबसे ज्यादा किफायती देनी है। आज ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से धीरे धीरे बदलता जा रहा है। बदलता सर उल्टा ही हो गया ऑलमोस्ट। देखिए ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये कहना एक तरह से आप जिसको कहते हो ना, एक फैक्टर्निटी को, एक फैटर्निटी पे उंगली करना, हाँ। राइट? ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ईमानदार होंगे और ईमानदार हैं भी, हम ये नहीं मानते, लेकिन सबका क्या एक नेचर एंड माइंड चेंज हो चुका है। आज आदमी ये सोचता है कि मैंने कर लिया तो सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मैं जो देना चाहता हूं वही सही है। बिजनेस करना अपने में एक पैशन है और पैशन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है सर, आपने इस पैशन को जिया और पैशन को जीते जीते आज आप इस अच्छे मुकाम पर आप पहुंच पाए, ये अपने आप में। और सबसे अच्छी बात आपके चेहरे पे जो स्माइल है वो एक सेटिस्फेक्शन है आपके लिए अपने आप में कि हाँ मैंने उस सपने को जिया, सपने को जी रहा हूँ और आज एक अच्छे लेवल में बैठा हूँ। बिल्कुल। और इसमें सर आपका जैसे अभी बिजनेस के अंदर मैंने देखा आपका वेस्ट मैनेजमेंट पे आप काम करते हाँ। हैं, तो उसका थोड़ा सा मैं वो जानना भी चाहूँगा, बिकॉज वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है आज की डेट में। तो किस तरह से आप डील करते हैं उस सेगमेंट के अंदर, और किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा आप बिजनेस के द्वारा मतलब नई युवा जनरेशन को कैसे हम जोड़ सकते हैं उसमें? देखिए बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट मेरा एक पैशनेटिंग वर्ड था जी। मैं आज से 17 साल पहले एक गांव में गया था, कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में गया था। मेरी बैकबोन कंस्ट्रक्शन रही है शुरू से। अच्छा। तो वहां पे मैंने देखा कि साहब एक बायोगैस प्लांट, जिसको गोबर गैस प्लांट कहते हैं, वो लगा हुआ था छोटा सा। तो वो बंद था, कुएं जैसा था। कि ये क्या है भाई? बोले साहब ये गोबर गैस प्लांट था, हमारे दादाजी वगैरह इसको चलाया करते थे और इससे गैस बनती थी और हम काम में लेते थे। तो भाई आप क्यों नहीं चलाते? साहब बहुत खर्चा आता है, मेंटेनेंस नहीं होती, और ये सब शब्द सुने। मैंने कहा यार पहले की चीज है तो अच्छी होनी चाहिए। तो ये शुरुआती दौर था वेस्ट मैनेजमेंट समझने का। मतलब एक बायोगैस प्लांट, एक गोबर गैस प्लांट से शुरुआत हुई उस चीज की। आज वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है और बहुत जरूरी है क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपकी दिनचर्या बदल गई। बिल्कुल सर। पहले इंसान के पास में घर हुआ करता था और एक स्टोर रूम हुआ करता था। उस स्टोर रूम में वो क्या करता था? हर सामान इकट्ठा कर लेता था। टूथपेस्ट भी है, बच रहा है, रख दो। प्लास्टिक है, डब्बा है, बच रहा है, रख दो। दिवाली आती थी, सफाई करते थे, तब साहब वो कबाड़ा सारा हटाना है, रद्दी वाले को बेचना है और इससे अपने को पैसे आएगा। तो ये दिवाली का खर्चा माना जाता था। दिवाली का खर्चा एटलीस्ट वहां से निकल जाएगा कुछ तो। आज की तारीख में लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। सब चीजें एक तो पैक्ड है, आपको पॉलिथीन हर जगह मिलेगी, हर पैकिंग में पॉलिथीन है। इसका यूटिलाइजेशन हमें नहीं पता। कंपनीज आज की तारीख में निरंतर उत्पादन पे उत्पादन कर रही है। कोका कोला या कोई भी आप पेयजल कंपनियां ले लें, उनके सबके पहले पैड जार्स बॉटल आती थी 2.5 लीटर की। हाँ। आदमी बड़े संभाल के रखता था, पानी पीने के भी काम में आती थी क्या, या कुछ ले जाने के काम में आती थी। आज की तारीख में वही बॉटल 20 रुपए की हो गई, 200 ml की। पहले 200 ml 300 ml बॉटल्स आपके कांच में आती थी। तो आपका वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा। आज की तारीख में दो इसमें बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। एक तो उपभोक्ता जो उस चीज को काम में ले रहा है, और दूसरी वो व्यापारक कंपनियां जो उन चीजों को बना रही हैं। तो दोनों ने इसके अंदर हाथ से हाथ मिला लिया है ताकि देश में और पूरे विश्व में कचरा बढ़ सके। कम करने का तो कोई हाथ ही नहीं मिला रहा। डे टू डे बड़ी बड़ी राशि का बिल्कुल। सवाल ही नहीं है। आप खुद देख लीजिए, पहले
20 रुपए का वेफर्स का पैकेट आता था, अब बच्चों के लिए 5-5 रुपए का कर दिया उसको। तो अब वो एक सेम कंजम्पशन आपका मल्टीपर्पज बढ़ गया, जहां एक पैकेट लेते थे अब 5 ले रहे हो, तो 5 का वेस्टेज बन रहा है। और जब 5 रहेगा, छोटा छोटा पैक ज्यादा काम में आएगा, आदमी कहेगा कोई बात नहीं, और पैसे की वैल्यूएशन खत्म हो गई। तो आदमी कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू तो 10 पैकेट लिया। अरे भाई वेस्टेज जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। आपने वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी, मैंने पूरे भारत का ही भ्रमण किया है इस सिलसिले में, क्योंकि मैं यूपी गवर्नमेंट में भी कुछ प्रोजेक्ट्स करे हैं। अभी फिलहाल मैं जो अभी रिसेंटली आपका कुंभ मेला हुआ है, तो कुंभ मेले में भी मैं वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में एक सहपाठी रहा हूँ। अच्छा। वहाँ का जो डिजाइनिंग हुआ है, जो आपने देखा होगा नदी के अंदर बार बार जो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह थी वो हैंड टू हैंड वहां से क्लियर हो रही थी, कैप्चर हो रही थी और रिसाइकलिंग के लिए जा रही थी। उसका वो प्रपोजल मेरा ही दिया हुआ गया था। मतलब मैं एक बहुत छोटा मानता हूं अपने आप को इस चीज में, लेकिन अगर मैंने वो प्रपोजल दिया तो आपको वहीं की वहीं निस्तारण करवा दिया। तो जो प्रोजेक्ट या जो वेस्ट आपके लिए एक हेडेक बन जाता है, एक सरदर्दी बन जाता बाद में, वो वहीं की वहीं निस्तारित हो गया और उसका उपयोग हुआ। हमने वहां पे उसका सजेशन दिया और उसकी लाइफ जैकेट्स बनी, उसका चेंजिंग रूम बना, प्लास्टिक के उससे सेम प्लास्टिक के उस बॉटलों से, उन रैपर से लाइफ जैकेट्स बनाई गई वहां पे, जिसकी मात्रा कम थी। पहले जब कुंभ चालू होने वाला था तब वो मात्राएं कम थी, धीरे धीरे बढ़ती गई, तो वो वैल्यूएबल बन गई। और आज भी वहां पे जितने ही नाविक हैं उन सबके पास में वो जैकेट्स अवेलेबल है। बिल्कुल, मतलब आपको उस वेस्ट का आपने उपयोग भी कर लिया और वो कहीं ना कहीं वो उपयोग आज उनकी लाइफ बचाने में भी काम आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही दूसरा, ये सब इन कंपनियों के साथ मिलकर भी करा। ऐसा ही क्या है, वहां पे फीमेल्स के चेंजिंग रूम्स कम होते जा रहे थे, तो क्योंकि तादाद बढ़ रही थी, इन्हीं प्लास्टिक को रिसाइकिल करके हमने उसको चेंजिंग रूम्स में भी कन्वर्ट किया। क्या बात। और ये सब योगदान, मतलब इसके पीछे सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है अब मेरी चाहत है। सन 2016 में सरकार ने नियम बदले कि अब हमें कचरे के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना क्यों है? आज भी सब जगह पहाड़, आप जाते हो दिल्ली के बाहर पहाड़, साहब वहां पे पहाड़, वो पहाड़ क्या है? वो कचरा है। और कचरा किसका? नेचुरल पहाड़ की जगह से प्लास्टिक के पहाड़ बन गए आज के डेट में देखा जाए तो। बिल्कुल, हम उसके लिए भी कह देते हैं कि साहब लीगेसी वेस्ट हटाओ, लीगेसी वेस्ट हटाओ, लेकिन हटाते क्या है वो पता नहीं है अभी भी। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअल में पर्यावरण को लेकर बहुत सारे पर्यावरणविद आज काम भी कर रहे हैं और ये सोचने की वाकई में जरूरत है कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हम प्रैक्टिकली काम करें। अपने घर से इसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे पास में भी आज बहुत सारे लोगों को फोन आते हैं, कई मिलने भी आते हैं, कई सलाह लेने भी आते हैं इस तरह की कि घर से शुरुआत। मैं कहता हूँ ये कोई नया नहीं है, ये हम बचपन में भी करते थे, बस वही शुरुआत रखनी है। बस कि थोड़ा सा उस तौर तरीके को कहीं कहा जाए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो सिखाया है हम उसको भूल गए, विस्मृत कर गए। अगर उसको अपना ले तो मुझे लगता है काफी हद तक इन समस्याओं से हम वैसे ही फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल, इसके अंदर क्या है, केवल जागरूकता मीन्स अवेयरनेस आपकी चाहिए। आज एक टॉफी भी आप खा रहे हैं और उसका छिलका फेंक देते हैं तो वो कचरा बढ़ा रहा है, लेकिन आपको ये पता है, आपके दिमाग में ये आ गया मैंने टॉफी खाई, उसका रैपर मैंने मेरी जेब में रख लिया, सड़क पे नहीं फेंकूंगा, गाड़ी से बाहर नहीं फेंकूंगा, मैं घर पहुंचूंगा या कहीं पे भी मैं कूड़ादान देखूंगा वहां पे उसको जेब से निकाल के फेंक दूंगा, तो भी आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सड़क पे ना उड़ते हुए, इधर उधर ना उड़ते हुए वो रिसाइकलिंग में जाएगा। ये वाकई में ये छोटा सा हमारा प्रयास है जो बहुत बड़ी मुसीबत को आने से रोक सकता है। एक्चुअली में देखा जाए प्लास्टिक अपना बहुत बड़ी मुसीबत है आने वाले समय की। देखिए वरदान भी वही है, क्योंकि आज आपकी दिनचर्या में 80% चीजों में प्लास्टिक काम में आ रहा है। सर वरदान तब है जब आप जैसी शख्सियत वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से उसको रिसाइकल करे कुछ अच्छा बना रही है और कुछ लोग अवेयरनेस के रूप में उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अदरवाइज आपको पता है सर क्या होना है प्लास्टिक के माध्यम से। और सर एक सवाल और जानना चाहूँगा आपसे अपनी युवा पीढ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, जैसे आप राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति में आपका अच्छा कार्यकलाप है आपका। राजनीति एक ऐसा फील्ड है जो देश को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, समाज को बनाती भी है बिगाड़ती भी है, और बहुत सारे रिश्ते इसकी वजह से बन भी जाते हैं बिगड़ भी जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी राजनीतिक माहौल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पैदा होता जा रहा है। उनको युवाओं को एक्चुअल में राइट डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है कि एक्चुअल में राजनीति में किस तरह से आया जाए,
किस तरह से इसको अच्छे काम में लिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँ कि ऐसा कौन-सा तरीका है कि हर किसी के मन में एक अच्छी भावना जागृत हो और राजनीति के माध्यम से वो एक्चुअल में देश सेवा करे? देखिए, पहली ये चीज आती है, जैसे आपने सुना होगा, किसी चीज के अंदर नॉलेज का अभाव होना। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज चालू ही तब होती है जब उस चीज के लिए या उस टॉपिक का आपको पता नहीं होना। जी, क्योंकि सिक्का, मेरा मानना भी यही है और बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और जब तक उसके दो पहलू हैं तभी सिक्का सिक्का है, अदरवाइज खोटा हो जाएगा। सच्चाई। तो पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स ये केवल हमारी सोच है, लेकिन पॉइंट्स हमेशा दो होंगे। यस भी आएगा चीज में, नो भी आएगा। राजनीति को अपन ये कहें कि गंदी है या सही है या नहीं है, तो इस सब का तात्पर्य आता है कि हम राजनीति को कितना समझते हैं, कि राजनीति है क्या बेसिकली। हम समाज सेवा एक शब्द काम में लेने लग गए, लेकिन समाज सेवा है क्या? हाँ सर, ये नया शब्द अभी कुछ समय से मार्केट में ज़्यादा ही चल रहा है। तो समाज लोग बाग क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि मैं सोशलिस्ट हूं, मैं समाज हाँ। सेवी हूं। भाई, समाज सेवी कुछ नहीं होता। समाज की सेवा आप निस्वार्थ करिए, आप अपने आप समाज सेवी, अपने आप पॉलिटिशियन कहलाएंगे। पॉलिटिशियन का उद्देश्य क्या है? पॉलिटिशियन का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि साहब मेरे को निस्वार्थ सामने वाले की मदद करनी है, मेरे को जनता की भलाई करनी है, जनता की मदद करनी है। जिसको जो कार्य नहीं आता उसको वो चीज सिखानी है और उसका मुआवजा नहीं लेना, जो सबसे पहले लिया जाता है। जो सबसे पहले लिया जाता है। अगर आप किसी चीज का मुआवजा ले रहे हो तो आप प्रोफेशनल हो गए, आप राजनीतिक भी नहीं हुए ना सोशलिस्ट हुए। तो राजनीतिक या सोशलिस्ट कहलाने के लिए सबसे पहला यह है कि भाई साहब आपका ये काम नहीं हो रहा, मैं करवाता हूं, या इस काम को इस तरीके से करते हैं। अगर काम का पैसा लेना है तो प्रोफेशनल है, फिर आप राजनीतिक हो ही नहीं। और ये सवाल आपका, और सवाल के पीछे ही जवाब था। आपने कहा कि आजकल राजनीति कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम से सक्रिय होने लग गई। बिल्कुल। इस चीज को मैं पॉजिटिविटी की तरह देखता हूं। क्यों? आप बड़े होंगे जब तक समझोगे, और जब उसके ऊपर कार्य करने लगोगे तब तक तो समय निकल गया। ये सच्चाई है। लेकिन अगर आपको कॉलेज टाइम से पता लगने लग गया कि राजनीति क्या है, क्या सही है, क्या समाज के हित में है, क्या समाज के हित में नहीं है, तो ये तो बहुत बेटर हो गया। क्योंकि तब आपके अंदर समाज के प्रति सोचने की, खुद के प्रति जागरूकता की सबसे बड़ी ललक होती है। मतलब आपको वो एजुकेशन, वो शिक्षा शुरू से ही मिल गई। अगर आपको में आपको सर एक बात हो रही है यहाँ पर, अगर आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई मेंटर भी मिल जाए तो आई थिंक वो सोने पे सुहागा का काम करेगा आपका। देखिए, इसके अंदर मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप कॉलेज से राजनीति में आ गए तो आपके पास मेंटर पहले से ही बैठे हैं। आपकी राजनीति का सक्रिय होना, क्योंकि आज जैसे हम जिस चीज को कहते हैं कि हमें एक गुरु चाहिए, जी, ठीक है, तो गुरु क्या रहेगा? गुरु अपना ज्ञान देगा। अब वो शिष्य पे करता है कि वो गुरु के ज्ञान पे चलता है या गुरु के कुज्ञान पे चलता है। ये बड़ा फैक्टर है सर। तो ये तो डिसाइड करने वाला बात है कि शिष्य क्या सोचता है। भाई, क्लास में तो सबके स्टूडेंट वही 60-70 रहने हैं, फर्स्ट भी आएंगे, लास्ट भी आएंगे, लास्ट भी तो उसी क्लास में से आएंगे और और गुरु वही रहेगा। तो ये तो बातें- सोच और उसकी विचारधारा है। ये बहुत बड़ी बात है सर। आपने जो मतलब प्यारे प्यारे शब्दों के माध्यम से, मुझे लगता है कि सीधे साधे शब्दों में जो बयां की है, और अगर फिर भी आप नहीं समझ पाते हो, जो ग्रहण नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि कहीं और क्लास आपको नहीं मिलने वाली इससे अच्छी। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका सर, आपने इतना कीमती समय अपना दिया और अपने शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान आपने शेयर किया। एक सवाल और सर इम्पोर्टेंट मेरा रह गया था यहाँ पे, आपने उतार चढ़ाव की बात यहाँ पर करी थी, जो वाकई में होता भी है कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो किसी भी फील्ड के अंदर हो। और उस उतार चढ़ाव में आज का जो दौर हम देख रहे हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि बहुत से युवा जनरेशन बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है सर कि ऐसी सिचुएशन जब सामने आती है, उतार चढ़ाव आ गया, चाहे पढ़ाई के दौरान हो, चाहे बिजनेस के दौरान हो, तो वो जो मानसिक तनाव, मानसिक स्थिति आपके मन में पैदा हुई है, जो आपको घेर रही है, सुसाइड की तरफ ले जा रही है, तो उससे कैसे बचा जाए और उससे कैसे फाइट करके आगे बढ़ा जाए? देखिए, ये सवाल आपका, अब मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कितना लाजमी है इन चीज़ों का जवाब देना। क्योंकि जो सवाल आप पूछना चाह रहे हो या जो सवाल आपका है अभी, वो मतलब मेरे 18 साल से लेकर 45 साल तक में पूरा देखा है मैंने, जी, और महसूस भी किया है। मतलब मैंने वो पीढ़ी भी देखी है
कि जिसने टेंशन ली कब, पढ़ाई की स्टेज में, जब वो 18 19 20 साल का था जी। और उसने गलत कदम उठाया। फिर वो स्टेज देखिए कि 24 25 26 साल का था, बिजनेस करता रहा, लेकिन उसका बिजनेस में असफलता प्राप्त हुई तो उसने कदम उठाया। फिर उसके बाद देखिए साहब की शादी का टाइम आ गया, बच्चों का टाइम आ गया, तो उसको घर गृहस्थी में असमंजस बैठे हुए दिखे तो भी उसने कदम उठाया। बिल्कुल। उसके बाद में जब उसका प्रॉपर्टी आई कि अब सब कुछ बनाना है मेरे को, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे को इनकी शादी करनी है, तो उस समय का भी पीरियड देखा। तो मैंने ये 4 5 पीरियड देख के इसके अंदर हमेशा ये सोचा है कि या तो इनके साथ कोई साथ देने वाला नहीं होता। साथ देना मतलब कैविटी, अभाव। अभाव। भाई आदमी कब सोचेगा, अपने को पता है ये आदमी डिप्रेशन में है, ये आदमी की मानसिकता के अंदर इसको ये लग रहा है मेरा कोई नहीं है। भाई कब सोचता है आदमी, मेरी भावना ये है वो तब सोचता है कि जब उसके आसपास कोई नहीं कोई होता। नहीं। तो कोई कौन नहीं, ध्यान देने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं। तो उस समय अगर हम या उसका परिवार या आप जैसे उसका सहारा बनते हैं, मतलब उसकी आवाज जो वो सुनना चाहता है, तो वो उस चीज से बाहर आ सकता है, उस चीज को त्याग सकता है। उसके मन में वो क्षणिक पल जो उसको ये कहता है कि तेरा कोई नहीं, तेरा सब कुछ खत्म हो गया, वो क्षणिक पल उसके दिमाग से हट जाए। ये बहुत बड़ा पहलू है सर वाकई। और देखा जाए सच्चाई है कि अगर आपके पास जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके अपने, आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके दोस्त रिश्तेदार मित्र जिन्हें भी आप अपना समझते हैं, तो मुझे लगता है कि या तो आप उस पल को, उस मोमेंट को उनके साथ शेयर कर लें, और अगर शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसके साथ ऐसी स्थिति गुजर रही है, तो हम उसके साथ में खड़े हों। तो इस तरह की घटनाएं अपने आप में होना बंद हो जाएंगी, जहाँ तक हमें ये संभावना है। सर आपने इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सबके साथ शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे कार्यक्रम में छोटा सा उसूल है सर कि हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं वो परिवार, समाज और राष्ट्र के नाम अपने अनुभव के साथ एक प्यारा सा संदेश जरूर शेयर करते हैं जो युवाओं को आगे बढ़ने में उनको सहयोग करता है। देखिए मेरा संदेश तो ऐसा रहेगा, अभी आपने जैसे कहा मैं तो कचरे से संबंध रखने वाला आदमी हूँ, क्या सामाजिक आदमी हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी रूपरेखा में हो या किसी शब्दार्थ में हो, समाज से कचरा हटाते जाओ। धन्यवाद। ये आपने बहुत बड़ी बात एक वन टेक में बहुत छोटे शब्दों में कह दी सर। समाज से कचरा हटा दिया, और कचरा कई तरह का है, वो आप भी जानते हैं कौन सा कचरा कैसे हटाना है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई शख्सियत के साथ, नई जानकारी के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।